Yes, welcome once again, dear students. This is Kapil Rao, and I am here for the complete explanation and one short study of chapter second, that is electrostatic potential and capacitance. ठीक है, विद्युत विभव और धारिता को आज अपन सिंगल शॉट में रिवाइज करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन रिवीजन ऐसा कि जिसमें एक पर्टिकुलर हर पॉइंट अपन कवर करेंगे और ध्यान से उसको सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसकी स्टार्टिंग में लेता हूं, उसके पहले अपन एक कंसेप्ट पे जाते हैं कि जैसे कंसिडर ये मेरे हाथ में कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है। अब इसको मुझे यहाँ से थोड़ा सा हाइट पे लेके जाना है, ऊंचाई पे लेके जाना है, तो इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। आई हैव टू डू सम वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन अचीव द हाइट। ठीक है, मुझे इसके ऊपर कुछ काम करना पड़ा, तो इसके ऊपर जो भी मैंने काम किया वो सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, अपन कह दे तो सीधा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर रहती है। और जैसे ही इसको अपन छोड़ते हैं तो वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई थी वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होकर के वापस आती है। तो यही प्रिंसिपल है आपके पोटेंशियल का। पोटेंशियल जो वर्ड है उसके ऊपर अपन जाते हैं तो बात करते हैं अपन जनरली, अपन जो बात करते हैं उसमें क्या होता है कि अपन कह देते हैं कि भाई इसके अंदर यार इस स्टूडेंट के अंदर तो गजब की कैपेसिटी है, या गजब की कैपेबिलिटी है, या इसके पास खूब पोटेंशियल है, ऐसा अपन कई बार कहते हैं। तो वो जो वर्ड वहां पे पोटेंशियल का जो मीनिंग है दैट इज अबाउट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यही मीनिंग है कि किसी चार्ज की कैपेसिटी के बारे में बात की जाती है। और वो चार्ज की कैपेसिटी कैसी होती है कि जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से अपन लेकर के आते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब अपन आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क पे। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, इस तरीके से मान लो ये वेक्टर ई है, और यहाँ पे इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, दैट इज एट इन्फिनिटी, और उसको अगर मैं लेकर के आ रहा हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 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 करके मैं इसको यहाँ पे लाना है मुझे किसी पी पॉइंट पे। ठीक है, इस पी पॉइंट पे मुझे लेकर के आना है, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन तो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलेगा कि मेरे को कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, मेरे अंदर मत घुसो, तो फिर भी अपन उसके अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी। ठीक है, इस पी बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक, अच्छी बात है। अब अपन इस पॉइंट पे बात करें तो अब इसके फॉर्मुलेशन पे आते हैं अपन, तो बात करते हैं कि भाई इस पोटेंशियल को अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। ठीक है, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं भाई, तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और कहाँ तक ला रहे हैं, तो P पॉइंट तक ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने बोला कि वर्क डन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, किसको लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो ये Q का मैंने भाग दे दिया। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये बनता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये एमटीआर फॉर्मूला है, मुझे तो रटना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहीं से सब कुछ इस चैप्टर की नींव बनती है, और यहीं से आगे के सब कुछ फॉर्मुलेशन अपन पोटेंशियल के इसके बेस पे करने वाला है। यस, एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपके आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स कवर करता है ये चैप्टर, तो वन शॉट में इसको ढंग से रिवीजन कर लेना एक अच्छी बात है। और इसके 2 पार्ट है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का अपन अलग अलग चीज़ों के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और फिर सेकंड पार्ट में कैपेसिटर आता है।
ठीक है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक आध नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 2-3 नंबर का वहाँ से पूछ लेता है, कभी 2-2 का पूछ लेता है। इस तरीके से ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये कंसेप्ट को आप समझ गए तो आराम से आगे की चीज़ें सब होने लगेंगी आपसे। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आगे और बात करें अपन, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई v इंफिनिटी टू p हैज़ टू बी इक्वल टू, ये जो w है उसके बारे में और बात करते हैं अपन। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है, अपन जानते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये f डॉट डी आर होता है वर्क, तो यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय q है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ये जो q है वो चैप्टर फर्स्ट, f जो है वो अपन चैप्टर फर्स्ट में पढ़ करके आए हैं। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, और अपन फील्ड से जानते हैं कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? F अपॉन Q होती है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू Q ही नहीं होता है? यस, होता है। तो इस तरीके से मैं F की वैल्यू Q ही जो है वो यहाँ पे रखूँगा, और क्या होगा उसकी बात करते हैं अपन। ये बार बार लिखना अच्छा नहीं है। तो V हैज़ टू बी इक्वल टू, मुझे लग रहा है कि ये Q होगा, E होगा और DR होगा, डिवाइड में Q होगा, और यहाँ से काटा पीटी बचने वाली है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला निकल करके सामने आ रहा है, और वो मुझे लग रहा है कि V इज इक्वल टू E डॉट डी आर। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है साथ में, क्या कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो इसके साथ में एक नेगेटिव साइन जो होता है वो भी इंट्रोड्यूस होता है। तो आपके पास ये 2-3 चीज़ें होगी, मैं बताऊं आपको। तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पहली बात। v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, दूसरी बात माइनस का। ठीक है, ये अपने पास 2 फॉर्मूले हो गए पोटेंशियल के, जहाँ पे जिस वक्त जिसकी ज़रूरत होगी वो अपन यूज़ करेंगे। अब इस पोटेंशियल के बारे में स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। स्पेशल पॉइंट्स मतलब इसका गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास सब निकालना होता है अपने को। तो सबसे पहली बात करते हैं कि क्वांटिटी कैसी है। तो क्वांटिटी मुझे लग रहा है कि इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं आ रहा है, और ये है एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वर्क जो होता है वो जूल में होता है, और चार्ज जो होता है वो कूलॉम में होता है। तो मुझे जूल पर कूलॉम जो है वो इसका यूनिट लग रहा है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है। और 1 जूल बटे 1 कूलॉम अगर मैं करूँ तो मुझे लग रहा है ये 1 वोल्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तीसरी बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो अपन आते हैं कि यहाँ पे W की क्या होती है, Q की क्या होती है। तो मुझे लग रहा है कि V की डायमेंशन के लिए W की होती है मुझे m1 L2 T-2, और ये डिवाइड में होता है Q मतलब A1 और T1। ठीक है, सर ये आपने कहाँ से लिख दी? तो इसको आप तोड़ो ना भाई, F डॉट डी आर में तोड़ दो तो फोर्स की लगेगी, और इसकी एक लेंथ का आ जाएगा, तो ये L2 हो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कोई M1 होगा, L2 होगा, और T एक माइनस का 2 है, माइनस का 1 जाएगा, और A माइनस का 1 जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि ये M1 होगा, L2 होगा, T -3 होगा, और आज A -1 होने वाला है। तो ये आपके पोटेंशियल की डायमेंशन जो है वो इस तरीके से निकल करके आती है। और चौथे पॉइंट में अपन फॉर्मूले या वैल्यू की बात करते हैं, तो एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। कई बार चौथे पॉइंट में अपन v इज इक्वल टू ई डॉट डी यूज़ करते हैं, मतलब e इज इक्वल टू वी अपॉन डी यूज़ कर लेते हैं कई बार। ये भी एक काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके चीज़ें बनती हैं, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसके बारे में अपन ने पूरा सिंगल शॉट में सब कुछ चीज़ें कवर की। ठीक है, और मैं बताऊं आपको तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कई टाइप के। ठीक है, कि 1-2 चीज़ें नॉन है, एक अननोन है, तो वो निकाल करके दो आप, तो वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं अपन, आपका ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत या स्थिर विद्युत विभवांतर की बात करते हैं, और काम की चीज़ यही है। ठीक है, पोटेंशियल तो जबरदस्ती बनाई हुई एक क्वांटिटी है, लेकिन वास्तव में जो यूजफुल है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये यूजफुल क्यों कह रहे हो सर? तो मैं आपको बताता हूं कि हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है।
देखो पानी जो होता है ना भाई, वो यहाँ से यहाँ इस लेवल पे कभी जा सकता है क्या? बिना उसके ऊपर कार्य किए नहीं जा सकता है। लेकिन देखो यहाँ से यहाँ कभी जा सकता है बिना कार्य किए, विदाउट वर्क डन। मतलब ये मोटर वोटर लगा के आपने चढ़ा दिया ना, वो नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे सिंपली कभी नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ पे लाना हो तो आराम से जाएगा, कोई नहीं लगाना इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि द्रवों का प्रवाह जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, ठीक है। तो दाबांतर के कारण द्रवों का प्रवाह होता है। मीन्स आपके लिक्विड का जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। तो वैसे के वैसे अपने को फ्लो करवाना है यहाँ पे पूरी किताब में, और किसका करवाना है? करंट का फ्लो करवाना है, ठीक है। तो करंट का फ्लो उसी स्थिति में होगा, वहीं पर होगा जहां पे एक एंड पे पोटेंशियल हाई और एक एंड पे पोटेंशियल लो होगा। तो विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है और दाबांतर के कारण द्रवों का प्रवाह होता है। और आप क्लास 11 में पढ़े हो हीटिंग इफेक्ट्स या हीट ऊष्मा के बारे में बात की है। तो मैं आपको बताऊं टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसके कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आती है अपने फिजिक्स में। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण किसका होता है? करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। और प्रेशर डिफरेंस के कारण किसका होता है? लिक्विड का फ्लो। और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण किसका फ्लो होता है? हीट का। विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह, दाबांतर के कारण द्रवों का प्रवाह और तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह। ये तीन चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है। तो वो अभी यहाँ पे जो ये टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस आप क्लास 11 में पूरा करके आए हो, नहीं किया हो तो कर लेना, एक बार वापस देख लेना उसको। अभी अपन सीनियर बन चुके हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं और धारा का प्रवाह करवा रहे हैं, ठीक है। तो धारा का प्रवाह बिना विद्युत विभवांतर के नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छी बात है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस, मैं एक बार वापस उसी डायग्राम पे आपको ले जाना चाहूंगा, इसी पे देखो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आप अनंत से एकांक धनावेश को लेकर के तो आ गए, ठीक है, किसी बिंदु तक, जो बिंदु आपके विद्युत क्षेत्र में स्थित है। लेकिन वास्तव में अब इस पर लाए हुए चार्ज को मुझे यहां से किसी और पॉइंट, जैसे मान लो मैंने बोल दिया इसको क्यू नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चार्ज का नोटेशन है, तो मान लिया बोल दिया ए, पी से ए पॉइंट तक लेकर के आना है। तो अब यहां पे मुझे बताओ उसको यहां तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ा या यहां तक लाने में? यहां तक लाने में। तो इस बिंदु का विभव ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। अगर मैं इसको V1 बोलूँ, V2 बोलूँ तो V1 ग्रेटर देन V2 होगा। तो ये जो है V1 माइनस V2, उसी को अपन कहते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो VA माइनस VP हैज टू बी इक्वल टू W, कहाँ से कहाँ V, मतलब P से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ा वो, और उसमें Q का आपका लगेगा भाग। तो इस तरीके से ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपने निकल करके आता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। और पोटेंशियल डिफरेंस कहो या पोटेंशियल कहो, उसकी यूनिट वगैरह ये वो सब सेम होती है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, अपने घरेलू जो विद्युत होती है, उसका जो वोल्ट होता है, वोल्टेज जो होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो किस रेंज में लाई करता है, वो मुझे करके बताना लिख के, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव की बात अपन करने जा रहे हैं। तो आ जाओ, यहाँ पे ये कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास, ठीक है, अच्छी बात है। ये कोई प्लस क्यू है, यहाँ पे ऐसे 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 कई बार अपन निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। और यहाँ पे कोई P बिंदु है जो R दूरी पे स्थित है, और इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे मुझे विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव को कैलकुलेट करना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब
यहाँ पे अपन कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दे देना ताकि आगे सब चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पॉइंट चार्ज जो होता है सबसे पहले अपन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं आपका E.dr वाला, ठीक है, और अपन इसको करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पोटेंशियल निकालने के लिए किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो V हैज़ टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ये E जो है वो आपका पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है ये आपने निकाला हुआ है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में। तो मुझे लग रहा है ये कोई KQ अपॉन R स्क्वायर नहीं होता है, ये होता है कि आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ये dr होता है। तो इसको करके देख लो भाई, इसका इंटीग्रेशन करके देख लो। तो मुझे लग रहा है कि ये k कांस्टेंट है और q भी कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि पॉइंट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है। तो k q को बाहर निकालो और यहाँ पे क्या हो रहा है वो मुझे करके बताओ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कोई k होगा, q होगा, बाहर आएगा और मुझे लग रहा है 1/r स्क्वायर होगा, dr होगा। और ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपन को करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि माइनस साइन अपन ने किया था, आपको याद हो तो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विरुद्ध अपन चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे 1/r स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो x⁴n + 1/n+1 इस फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं। तो k होगा, q होगा और इसका इंटीग्रेशन आप मैथ्स स्विच कर सकते हो, उसके ऊपर अपने लेक्चर्स बनने वाले हैं और मुझे लग रहा है ये -1/r होगा, ठीक है। अगर लिमिट्स रखनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स की तो वो अपन लोअर लिमिट हायर लिमिट रख करके भी निकाल सकते हैं, कि जैसे मैंने बोल दिया r से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी टू r, तो एक बार इन्फिनिटी करेंगे माइनस करेंगे, इस तरीके से ये आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आगे बात करूँ तो सिंपली ये आपको नहीं लग रहा है कि ये k होगा, q होगा अपॉन r होगा, ये माइनस है तो इसके आगे ये माइनस लेकर के आ रहा है, तो माइनस जो लेकर के आ रहा है इस माइनस से माइनस जाएगा और सिंपली KQ अपॉन r बचेगा। तो अपन नया सिरे से करके देखते हैं कि V जो है वो पॉइंट चार्ज के कारण कितना आया, KQ अपॉन R, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना इसमें, जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जब कांस्टेंट है तो V की प्रोपोर्शनलिटी R के साथ में ऐसी है। देखो पॉइंट चार्ज के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो R स्क्वायर के प्रोपोर्शन में था, बस एक छोटा सा फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो R स्क्वायर आएगा और पोटेंशियल की बात करेंगे तो विदाउट पावर मतलब R ही आएगा, सिंगल, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करें तो ग्राफ अगर बनाए तो ये R होगा, ये V होगा और ग्राफ आज भी ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मतलब R का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे V का मान घटता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पॉइंट चार्ज के कारण ये सीन आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस है भाई आज मेरे पास, ठीक है। ये कोई चार्ज है Q0 जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे ये कोई चार्ज है Q1, ये एक और चार्ज है Q2, एक और चार्ज है Q3, यहाँ पे कोई Q4 है। और मैं आपको बताऊँ कि ये डिस्टेंस अगर R1 है, ये अगर R2 है, ये अगर R3 है, ये अगर R4 है, ऐसे करके कई सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं। तो इन सब के कारण पोटेंशियल कितना होने वाला है, तो V नेट की बात करेंगे आज अपन। नेट पोटेंशियल कितना होगा तो वो होगा सबके सम के बराबर, सबके योग के बराबर, तो V1 + V2 + V3 प्लस डैश 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 अप टू Vn, ऐसे होने वाला ये। तो अब ये होगा कितना उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। K होगा, Q क्या होगा, Q1 होगा अपॉन R1 होगा प्लस उसकी भाई जो चार्ज है उसकी वैल्यू और उसकी डिस्टेंस लेंगे अपन। फिर सेकंड में बात करेंगे तो भाई Q होगा, KQ2 होगा, R2 होगा प्लस डैश 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 KQN होगा अपॉन RN होगा। अच्छी बात है, तो क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है इसलिए इतना डिटेल्ड नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अपन K को लेंगे कॉमन और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 डैश
क्यू एन अपॉन आर एन होने वाला है। और इन सबको ऐसा लंबा चौड़ा लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अपन मैथ्स की हेल्प ले करके वी नेट जो है वो निकालते हैं। के होगा, समेशन होगा, आई होगा, फ्रॉम 1 to n होगा, और क्यू आई अपॉन आर आई होगा। इसको अपन कहते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस के कारण भी कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो उन सब के योग के बराबर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, बड़े काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायपोल आपके आने वाला है, फील्ड में आएगा, फील्ड में नहीं आएगा तो पोटेंशियल में आएगा। पोटेंशियल में भी दो चीज़ें हैं, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, और फील्ड में भी एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे अपने को फील्ड निकालना होता है। तो यहाँ पे तो थोड़ा इजी इसलिए है कि अपन निकाल चुके हैं पहले फील्ड में, और दूसरा आपका ये जो है उस पर इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो होता है, तो अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं कि डायपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता है वो आपका डायपोल कहलाता है। फिर डायपोल मोमेंट के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं कि भाई डायपोल लेंथ के साथ में किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का अपन मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ जो बन के आती है वो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये सब बात आपने कर ली है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान देके करना। एक्सियल लाइन पे पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बनाते हैं डायपोल। ठीक है, मान लो ये कोई माइनस क्यू चार्ज है, अच्छी बात है। ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, अच्छी बात है। दोनों के बीच में क्योंकि अपन डायपोल की बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस 2a होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब बात करते हैं इसकी एक्सियल लाइन कौन सी होगी, इसके अक्षीय रेखा। तो ये जो लाइन रहेगी ना वो इसकी अक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, और इस पर कोई पॉइंट है P। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे इस P पॉइंट पे आज इस डायपोल के कारण पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ये इसका जो मिड पॉइंट है डायपोल का, उससे P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, कितनी है R। बस ये पॉइंट आपने पकड़ लिया तो सब चीज़ें आराम आराम से होने वाली है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये A होगा, ये भी A होगा। ठीक है, और अपन आगे और बात करें तो Vp पे जो पोटेंशियल होने वाला है वो आपको नहीं लग रहा, अगर इसको मैं A बोलूँ इसको B बोलूँ तो VA प्लस VB के कारण जो पोटेंशियल बनेगा उसके बराबर Vp पे पोटेंशियल होने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है, तो करके देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं कि भाई VA के कारण कितना होने वाला है। VA को पॉइंट चार्ज मान लो आप। ठीक है, कितना होता है भाई, K होगा, Q होगा अपॉन R होगा। ठीक है, लेकिन अब ये R कितना है, दूरी, वास्तव में दूरी कितनी है A पॉइंट से वो अपने को लिखनी है, और Q की वैल्यू क्या है वो लिखनी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि ये K होगा, Q जो है वो मुझे लग रहा है कि A पॉइंट पे जो है वो माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अपॉन R जो है मतलब यहाँ से A पॉइंट से P पॉइंट की दूरी मुझे बताओ कितनी होगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से देखो ये मिड से तो ये R है तो ये A ज़्यादा है। ठीक है, तो R प्लस A होगी, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ठीक है, और VB की भी बात कर लो साथ में, तो ये भी आपका K होगा, Q होगा अपॉन R होगा, लेकिन कैसा होगा, देखो यहाँ पे A प्लस Q है तो K हो गया, Q हो गया अपॉन, अब डिस्टेंस जो है वो यहाँ से कितनी होने वाली है P की, तो R में से A घटाना पड़ेगा भाई आपको। तो अभी मुझे लग रहा है ये R माइनस A होगा। इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ और इसको अगर 3 बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे VP हैज़ टू बी इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R प्लस A प्लस KQ अपॉन R माइनस A। ठीक है, इस तरीके से होगा। और एलसीएम ले लो इसका,
तो ये आपको नहीं लग रहा है ये कोई a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है के क्यू के साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा आर माइनस ए का, प्लस यहाँ पे के क्यू के साथ में आर प्लस ए का मल्टीप्लाई होगा। और इसको खोल करके भी देख लो भाई, माइनस होगा, के होगा, क्यू होगा, आर होगा, माइनस होगा, मतलब प्लस होगा, ये माइनस माइनस, और के मतलब के क्यू को तो पूरा एक साथ में अपन एक काम करते हैं, अपन के क्यू को तो एक साथ में अपन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। के क्यू को एक साथ में बाहर ले लो तो के क्यू, ठीक है। अब अंदर क्या हो रहा है उसी की बात करते हैं, माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस ए, इस तरीके से कुछ हो रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। और डिवाइड में तो इसको एज इट इज़ रखो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या काटापीटी मच रही है वो मचा दो यहाँ पे कि माइनस आर से प्लस आर जाएगा और ए बचेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे के होगा, क्यू होगा, यहाँ पे 2a होगा और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ बचने वाला है। और आपको यहाँ पे कुछ लग रहा है, ये क्वांटिटी कुछ बताई थी मैंने, डाइपोल लेंथ और उसके मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि ये वैल्यू जो बनने वाली है ये Q इंटू 2a जो है वो P के बराबर होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू P, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो आज अगर इसकी अपन ओवरऑल बात करें तो ये हो रहा है कुछ K होगा, P होगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और ये आपका P पॉइंट पे मतलब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपका P जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो V एक्सियल जो है V एक्सियल दैट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अपन एक केस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। केस क्या करना है कि फॉर ऑल ए वेरी 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 लेस देन आर, मतलब यहाँ पे देखना ये केस कहाँ पे कैसे बन रहा है कि ये अगर डायपोल है तो अपन डायपोल की लेंथ एकदम कम कर दे। तो एक्चुअली आइडियल डायपोल क्या होता है जिसमें डायपोल लेंथ बहुत कम होती है। तो इनको जब मैं जैसे जैसे पास में लाऊंगा तो ए की वैल्यू कम होती जाएगी और आर की तुलना में ए बहुत कम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति को अपन कहते हैं ए वेरी वेरी लेस देन आर। तो ए को अपन मान लेते हैं नेग्लिजिबल, तो इसको तो मैं देता हूँ हटा यहाँ से, तो खाली कितना बचेगा के होगा, पी होगा अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो ये आपके काम की चीज़ है, MTR फॉर्मूला है। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू KP अपॉन आर स्क्वायर होती है, ठीक। चलो अगली बात यहीं पे कर लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन की। चलो इक्वेटोरियल की अलग से करते हैं कि भाई इसमें बहुत सिंपल बात है कि ये आपका R है, मतलब 2a है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती है, ठीक है। उस लाइन पे अगर कोई पॉइंट हो यहाँ पे ऐसे ये P पॉइंट, तो वो आपका कहलाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट, ठीक है। अब ये A है, ये R डिस्टेंस पे है, तो मुझे कोई बताएगा कि ये क्या होने वाला है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने वाला है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, अच्छी बात है। ये P पे आज वापस वी ए, मतलब इसको A पॉइंट बोल दो, इसको B पॉइंट बोल दो, तो वी पी हैज़ टू बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी होगा, अच्छी बात है। वी ए क्या होगा, तो के क्यू अपॉन आर होगा, तो ये कितना होगा भाई, के होगा माइनस क्यू होगा अपॉन आर की वैल्यू मुझे कितनी लग रही है यहाँ पे, दूरी देखनी है यहाँ पे, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रही है, अच्छी बात है। वैसे वी बी क्या होगा, तो के होगा, क्यू होगा अपॉन आर होगा, तो मुझे लग रहा है ये आपका के क्यू होगा और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जितना प्लस है उतना का उतना माइनस है, मतलब दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, अपोजिट साइन लेकर के आ रहे हैं और डिस्टेंस जो है वो दोनों के बीच की सेम है। तो क्या होगा यहाँ पे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब V इक्वेटोरियल जो है दैट विल बी 0, मतलब निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। यस, ये एक डिफरेंस आ गया, ठीक है।
और आपके लिए एक गिफ्ट में दे रहा हूँ एक फॉर्मूला कि वी डायपोल के कारण के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दोनों केस आप मतलब किसी एंगल पे आपको देखना, जैसे इस पॉइंट पे सर कितना होगा तो ये फॉर्मूला लगाओ तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों केस लगा करके देख लो, एक बार थीटा बराबर 0 डिग्री करो तो क्या होगा, v इज इक्वल टू के होगा, p होगा, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और अपॉन आर स्क्वायर, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर आ गया आपका जो एक्सियल लाइन पे होता है। और एक बार 90 रख के देखो तो cos 90 0 होता है, तो ये v की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोनों केस आपके यहाँ से आ रहे हैं और किसी सर्टेन एंगल पे जा रहा है, मतलब 45 डिग्री से कोई कोई पॉइंट है तो उसके कारण पोटेंशियल उसको रख करके अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, वन शॉट में अपन ने ये पोटेंशियल की बात अपन ने पूरी कर ली। ठीक है, अब आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं कि ये भी इमेजिनरी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इमेजिनरी होते हैं, वास्तव में कोई सरफेस होता नहीं है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल के नाम से अपन समझ पा रहे हैं कि किसी चार्ज के अराउंड, अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो उस चार्ज के अराउंड वो सरफेस जहां पर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, उसको अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे यहां पे मैंने ये बना दिया कोई प्लस क्यू। ठीक है, तो यहां पे कोई ऐसा प्लेन में ड्रॉ करूं जिसकी रेडियस सेम हो। ठीक है, तो इस प्लेन पे जो आपका पोटेंशियल का वैल्यू है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरे पे। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण जो बनता है वो आपका सर्कुलर बनता है। ठीक है, अच्छा इस टाइप से मेरे पास कोई सोर्स है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, तो इसके कारण जो आपके बनेगा जो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इस टाइप से बनेगा। तो ये आपका सर्कुलर बना और ये आपका सिलेंड्रिकल बना, और मेरे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे इस टाइप से ऐसे बनने वाले हैं। ठीक है, सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इस सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर यहाँ हर जगह पे v की वैल्यू सेम रहती है v1, और यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स पे सेम रहती है इसकी v2, लेकिन v1 विल बी ग्रेटर देन v2, मतलब सोर्स जहाँ से ये लाइंस निकलती हैं वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, और जैसे जैसे r दूर जाते जाएंगे, अपन कर चुके ये दूरी बढ़ती जाएगी तो विभव कम होता जाएगा, तो यहाँ पे विभव ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, और आगे बनाएंगे तो कम होता जाएगा, लेकिन इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहेगा। इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें अपन तो वही रहती है कि भाई हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा तो ये 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करेगा, ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपके कहानी जो है वो बनती है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे देखते हैं, तो ये एक काम की चीज़ है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे लिखने लायक है, याद रखने लायक है, नोट करने लायक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है सर, ये क्या बोल रहे हो आप आज, पोटेंशियल ग्रेडियंट ने, ये नए नए शब्द कहाँ से ले आए? तो अपन जो पढ़ करके आए हैं वही बात लिखने जा रहे हैं अपन। E इज इक्वल टू आपका E डॉट डी आर, मतलब V इज इक्वल टू E डॉट डी आर जो बनता है, वहीं से आपका ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म आती है। अगर छोटा पोटेंशियल है, जैसे यहाँ से मैं E लिख दूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये dV अपॉन डी आर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल में क्या चेंजेस हैं, ठीक है, दूरी के साथ में विभव में क्या परिवर्तन है, उसी को अपन कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में कहते हैं इसको विभव प्रवणता।
विभव प्रवणता, ठीक है। तो यहाँ से ये dV अपॉन dr होता है E। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तो वेल नोन है, आपको पता है। माइनस साइन अपन बार बार मिस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से E की वैल्यू जो है वो क्या होने वाली है, E हैज़ टू बी इक्वल टू माइनस, मतलब नेगेटिव, और d बाई डी आर ऑफ V। और ये d बाई डी आर जो है ना, वो एक ऑपरेटर कहलाता है। अपन मैथ्स में जानते हैं, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो इसको अपन डेल कहते हैं, डेल भी कह लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को। तो ये E जो है यहाँ से आपका बनेगा इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ये एक आपके काम की चीज़ है, MTR है, फॉर्मूला मुझे तो रटना है। E इज इक्वल टू माइनस डेल V, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये इन दोनों के बीच में आपका रिलेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग चीज़ों के कारण कैलकुलेट करना होता है। तो अपन होलो और सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है आज, कि होलो होगा, सॉलिड होगा, कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो यहाँ से ये सेंटर है, ये R डिस्टेंस पे R, ये कोई P पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर चार्जेस हैं, मान लो सबसे पहले स्फेरिकल हैं, ये आपका स्फेरिकल और कंडक्टिंग है, ठीक है। होलो है, स्फेरिकल शेल जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये P पॉइंट जो है, मतलब इसकी रेडियस तो है R, और इस स्फीयर से स्मॉल r डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। तो इसके लिए 3-4 चीज़ें अपन देखते हैं। सबसे पहले तो V आउट कितना होगा, V आउट मतलब स्फीयर से बाहर की कितना होगा, तो वो KQ अपॉन R ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही पॉइंट चार्ज के कारण अपन ने निकाला था, उसी तरीके से आने वाला है। फिर V सरफेस पे कितना होगा, तो ये K होगा, Q होगा, और ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पास में आते जाएंगे इसकी त्रिज्या R हो गई, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, V जो है वो आपका इनसाइड कितना होगा। तो ये होलो स्फीयर है, मुझे बताएगा कोई V इनसाइड कितना होने वाला है। ज़रा सोचो, ज़रा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि कितना होने वाला है। तो ये 2 चरणों में होगा। आज देखो वहाँ पे अपन ने E को 0 बोल दिया था, वैसे यहाँ पे 0 नहीं चलने वाला है, ठीक है। भले बाहर स्थित हैं, सरफेस पे स्थित है, लेकिन वो बनाएंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएंगे ये चार्जेस, और ये भी आपका KQ अपॉन R ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो बात आती है सेंटर की, ठीक है। केंद्र पे जो है वो आपका विद्युत विभव कितना होता है। तो केस 4 में जब अपन बात करते हैं तो ये भी आपका, मतलब इसको आप कैपिटल R कह सकते हो, KQ अपॉन कैपिटल R कह सकते हो। मतलब जितना सरफेस पे था उतना ही यहाँ पे इनसाइड भी होगा और उतना ही यहाँ पे सेंटर पे भी होगा। मतलब किसी को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये हुआ, ठीक है। फिर सरफेस पे आ गए तो ये सेकंड वाला हुआ, फिर और अंदर आ रहे हैं तब भी आपका पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बदल नहीं रही है इसी तरीके से। तो V सेंटर पे इतना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अगर R के साथ में V का रिलेशन देखें तो इन तीनों के लिए कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल r है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि R के साथ में V का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो सब कांस्टेंट आते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक आया सरफेस तक एक जैसा होता है, और फिर जो होता है वो R के साथ में घटता जाता है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से गिरेगा समय के साथ, ठीक है, दूरी बढ़ने के साथ। तो इस तरीके से ये आपका हॉलो के कारण बनता है। अब इसमें 3 केस वैसे जैसे उसमें थे आपके फील्ड में जो अपन निकाल रहे थे, तो होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सबके लिए एक सेम है। लेकिन सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग जो होगा उसके लिए भी आज जो है वो कल की तरह मतलब उसमें फील्ड में जो अपन ने पढ़ा था उसकी तरह थोड़ा सा बदलाव आएगा। और उसका ग्राफ मैं सीधा बना देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, कि ये ऐसे जाएगा सेंटर से, फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर कम होगा, और इस तरीके से जाएगा। एक मतलब यहाँ से एक स्मूथ इसका कर्व बनेगा, और R के साथ में कुछ वैसा ही जैसा अपन ने ड्रॉ कर रखा है उसी तरीके से इसका
आर के साथ में ग्राफ आने वाला है। ठीक है, तो ये हुई बात आपके पोटेंशियल की के कैलकुलेशन की स्फीयर के कारण। एक चीज़ बचती है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें इसको मैं डिफाइन करूं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी आवेश या आवेश समूह को, ठीक है, याद रखना वहां पे ये कंपलसरी था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहे थे, किसमें, पोटेंशियल की डेफिनेशन में। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें किसी चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस को लाने में जो वर्क डन है उसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब टू चार्जेस के कारण मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रखा है कि किसी, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई Q1 चार्ज है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज है नहीं, तो इसको लाने में वर्क डन रहा मेरा 0। लेकिन ये Q1 जब आ गया और फिर सेकंड को मैं लेकर के आ रहा हूँ, Q2 को यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, तो आज ये Q1 पहले से है, तो वो चाहेगा उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो वो जो फोर्स लगाएगा वो ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होती है इस निकाय में, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसलिए टू चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -K होती है, Q1 होती है, Q2 होती है, अपॉन R होती है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है भाई, KQ अपॉन R तो होता था विभव, और यहाँ पे Q नॉट और Q1 बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताऊं कि इस पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप Q का डिवाइड करोगे तो वैसे ही आपके पास में पोटेंशियल आ जाएगा वापस। ठीक है, तो V इज इक्वल टू U अपॉन Q कह सकते हो आप, या U इज इक्वल टू V इंटू Q, यहाँ से ये एक चीज़ बनती है। ठीक है, तो ये विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में ये संबंध है कि यार डेफिनेशन तो सेम लग रही है, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है, तो वो फर्क अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आप जब U में Q का डिवाइड करते हो तो KQ अपॉन R आता है, और यही वापस आपका पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने टू चार्जेस के लिए पढ़ा, अपन इसको थ्री चार्जेस के लिए भी पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लो ये ट्राइंगल है कोई, और इसके यहाँ पे ये कोई Q1 है, कोई Q2 है, यहाँ पे कोई Q3 है, ये जो डिस्टेंस है वो बोल दी मैंने R12 है, ये R23 है, ये R13 है। तो आज इस थ्री चार्ज सिस्टम के लिए जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई U की वैल्यू क्या होने वाली है, K होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, अपॉन R12 होगा, प्लस होगा K होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, अपॉन R13 होगा, प्लस K होगा, Q1 होगा, Q3 होगा, अपॉन R13 होगा। इस तरीके से 3 पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है। लेकिन आप ऐसा मत समझ लेना कि 3 चार्ज हैं इसलिए ये 3 टर्म्स आई है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 4 के लिए निकालोगे तो कोई 4 नहीं आएंगी, 6 टर्म्स आएंगी। ठीक है, कैसे आएंगी कि ये 4 इस तरीके से रेक्टेंगल के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, तो एक तो उन चारों के बीच की दूरी के कारण, और एक डायगोनल जो एलिमेंट बनता है 2, उनके कारण, मतलब 6 टर्म्स आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अपन कवर करते हैं। एंड नाउ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पोटेंशियल को अपन अच्छे से गो थ्रू हो चुके हैं, और थोड़ा सा आप इसको रिमाइंड करो पोटेंशियल को, और अपन कैपेसिटेंस पे आते हैं। ठीक है, तब तक पानी पी लेते हैं। जी हाँ बच्चों, बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो सबसे पहले कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं अपन। आपने पंखे देखे हैं, आपने कैमरा और उसका फ्लैश देखा है। ठीक है, ये डेली लाइफ एप्लीकेशन है, बिना कैपेसिटर के पंखे चलते नहीं हैं, आप जानते हैं। और फ्लैश जो होता है मोबाइल का, जो कैमरे का जो फ्लैश होता है, उसमें भी कैपेसिटर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो स्पार्क होता है थोड़े से टाइम के लिए अंदर, तो वो कैपेसिटर का यूज़ है। मैंने इसका डेली लाइफ एप्लीकेशन बताया। ठीक है, अब बात करते हैं ये होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है। तो संधारित्र या कैपेसिटर बेसिकली
चार्ज को स्टोर करने की एक डिवाइस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर या कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस, ठीक है, अच्छी बात है। तो चार्ज को स्टोर करके करोगे क्या, क्या होने वाला है उससे? तो स्टोर्ड चार्जेस के लिए, जैसे ये फैन चल रहे हैं तो उसको स्टार्ट में इनिशियल पुश करने के लिए, पिकअप देने के लिए उसमें स्टोर्ड चार्जेस जो होते हैं वो काम आते हैं। वैसे कि वैसे आपके कैमरा का जो फ्लैश होता है उसके अंदर भी ऐसे कुछ सेकंड के लिए या माइक्रो सेकंड के लिए वो जो लाइट लगती है, तो फिर वो आपके स्टोर्ड चार्जेस जो होते हैं वो एक साथ में रिलीज करके स्पार्कलिंग करते हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो कैपेसिटर की बात कर ली, कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना सुनना। कैपेसिटर से तो आना ही वाला है, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो अब अपन इसको लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको मैं दे रहा हूं चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज इसको अपन ने दिया, इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया। और क्यू चार्ज देने से इसके जो पोटेंशियल हैं, विभव जो हैं, वो V जो है वो बढ़ता है। क्यू दिया, फिर और दिया और दिया और दिया, तो जैसे जैसे मैं क्यू बढ़ा रहा हूँ इसका, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। आप पानी का ग्लास लेना, उसके अंदर पानी भरना, तो जो आप पानी भर रहे हो तो वाटर इज इक्विवेलेंट टू चार्जेस एंड हाइट ऑफ वाटर लेवल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो आप पानी डालोगे तो उसकी नेचुरल बात है कि उसकी हाइट बढ़ेगी। तो जैसे जैसे क्यू बढ़ा तो V बढ़ा, तो जैसे जैसे पानी बढ़ा तो उसकी हाइट बढ़ी। वैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो Q हैज़ टू बी इक्वल टू CV। ये पोटेंशियल प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से C इज इक्वल टू Q अपॉन V होने वाला है। तो अच्छी बात है, Q अपॉन V होने वाला है। तो यही आपका C जो कांस्टेंट होता है वही आपका कहलाता है कैपेसिटेंस, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको धारिता, ठीक है, कैपेसिटेंस, अच्छी बात है। अब इसकी भूगोल, गणित, विज्ञान, इतिहास के बारे में बात कर लो। तो बात अपन करते हैं क्यू की वैल्यू क्या होती है। चार्ज होता है तो कूलम में होता है, पोटेंशियल किस में होता है तो ये किस में होता है, वोल्ट में होता है। तो अपन कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं, या इसको इतना सारा नहीं कहे तो एक सिंपल सी यूनिट होती है जिसको अपन कहते हैं फेराड। यस, नॉट फेराडे, इट्स फेराड। फेराडे इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू के 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, मतलब एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब जहाँ पे बिजली कड़कती है वहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होते हैं, आकाशीय बिजली का कड़कना, वहाँ पर जो पोटेंशियल आपका चार्ज जो होता है वो फेराडे के ऑर्डर का होता है। फेराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, लेकिन ये फेराडे नहीं है, इट इज फेराड, ठीक है। तो फेराड आपको याद रखना है, यूनिट है इसकी कैपेसिटेंस की, ठीक है। और आप बात कर लो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो A1 होगा, T1 होगा, डिवाइड में ये पोटेंशियल का क्या हुआ करता था वो यहाँ पे रख दो, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या होगा तो W अपॉन Q से अगर आप भूल भी गए हो तो निकाल सकते हो। M1 L2 T-2 होता है, डिवाइड में A1 T1 होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये A1 T1 को तो भेज दो, तो A2 T2 हो गया, डिवाइड में M1 हो गया, L2 हो गया, T-2 हो गया। और मुझे लग रहा है कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से M जो है वो -1 होगा, L जो है वो -2 होगा, T जो है वो मुझे लग रहा है ये -2 + 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पे जाके ये प्लस का होगा तो ये 4 हो गया, और A जो है वो -2 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपके कैपेसिटेंस की डायमेंशन आती है हमारे पास में। और कैसी क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अच्छी बात है। अब इसके फॉर्मूला तो अपन ने देख लिए हैं, इसका एग्जाम्पल अपन ने समझ ही लिया है।
तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कैपेसिटेंस अपन ने देखा, मतलब इसका कंसेप्ट क्या होता है इसकी बात करते हैं अपन। कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जाता है, अपन सबसे पहले स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, इसी की बात करते हैं सबसे पहले। तो मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास ये कोई स्फीयर है, सॉरी, मान लिया कि ये मेरे पास कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। इसको हटाते हैं, नया बनाते हैं, ठीक है। ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, देखिएगा बोर्ड पे, इसका कैपेसिटेंस अपने को निकालना है, ठीक है। इसको जैसे जैसे मैं चार्ज दे रहा हूँ वैसे वैसे इसका V जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो Q जो है वो प्रोपोर्शनल टू V होगा, Q इज इक्वल टू सी वी होगा और C इज इक्वल टू Q अपॉन V होगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब Q तो Q ही है जितना चार्ज दिया, लेकिन जो ये V है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ये V कितना होगा, तो वो अपन निकाल करके आए हैं KQ अपॉन R होता है, ठीक है। अच्छी बात है। R क्या है इसकी, मान लो इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो ये आपका यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है। तो इसको अगर मैं 1 नंबर बोलूँ, इसको अगर 2 नंबर बोलूँ, तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो कितना आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि ये C होगा, ये यहाँ पे Q होगा, ये यहाँ पे टोटल चार्ज है इसके ऊपर, तो Q यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, K होगा, Q होगा अपॉन R होगा। तो यहाँ पे ये कोई काटा पीटी मचेगी, Q से Q जाएगा, और मुझे लग रहा है कि C की वैल्यू जो है वो कोई R अपॉन K जैसी आने वाली है। और ये जो K होता है वो क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ऑलरेडी 1/4 होता है, तो उसको अपन ऊपर लेके जाएंगे, तो C हैज़ टू बी इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट और R। ये होता है कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का, मतलब गोलीय संधारित्र की धारिता का मान 4 एप्सिलॉन नॉट R होता है। ये पूरी चीज़ें कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास R बचता है, तो मैं कह सकता हूँ कि C प्रोपोर्शनल टू R होता है। मतलब जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे C का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर ये स्फीयर आपके पास ऐसा है और एक स्फीयर मेरे पास और आ गया इससे बड़ा, तो इसकी रेडियस हो गई ज़्यादा, तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, और आ गया मेरे पास इसकी रेडियस ज़्यादा, तो इसका कैपेसिटेंस और ज़्यादा, और आ गया मेरे पास इसकी रेडियस ज़्यादा, तो इसका कैपेसिटेंस और ज़्यादा। तो मुझे ये बताओ कि मुझे बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैं इसकी रेडियस कब तक बढ़ाता रहूँगा। इसकी साइज़ तो बहुत बड़ी हो जाएगी, कमरे जैसी हो जाएगी, और चार्ज जो कैपेसिटेंस जो है वो इतना ज़्यादा इसकी साइज़ बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा। तो ये हमारे पास एक लिमिटेशन आई सामने कि भाई आप साइज़ कितनी बढ़ाओगे, आपका कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ाना ज़रूरी है, ये कंडीशन अच्छी नहीं लगती है। साइज़ कम रहे फिर भी कैपेसिटेंस बढ़ जाए तो वो अपने काम की चीज़ होगी। तो अब देखते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। मान लो ये कोई प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, अच्छी बात है, ठीक है। इसका V पोटेंशियल है, Q चार्जेस हैं और C इसका कैपेसिटेंस है। तो अब इसकी साइज शेप बढ़ाऊंगा तब कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ये अपन समझते आए हैं, सुनते आए हैं। लेकिन मुझे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में ये पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में मुझे ये पढ़ना है कि इसकी साइज बढ़ाए बिना, रेडियस और साइज शेप बढ़ाए बिना इसका कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ देखना, इसको V1 Q1 C1 बोलते हैं। इसी के पास में मैं एक और आपके निरावेशित प्लेट लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है। ऐसा लाने से क्या होगा, इंडक्शन होगा, आपको पता है, माइनस 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 इस तरफ आ जाएंगे, प्लस 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 इस तरफ आ जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन इसका जो KQ अपॉन R था उसमें तो ये माइनस वाले चार्ज ने कुछ कम किया, ठीक है।
इसके विभव में कमी हुई तो यहाँ से इसी फॉर्मूले से बात करेंगे अपन Q/V से कि भाई ये चार्ज जो है इसके ऊपर वो तो फिक्स है लेकिन V कम हो गया, तो V कम हुआ तो C जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब अगर इसका V2 बोलूँ और C2 बोलूँ तो V2 जो है वो लेस देन होगा V1 से और C2 जो है वो ग्रेटर देन होगा C1 के। मतलब जैसे ही निरावेशित प्लेट अपन पास में लेकर के आते हैं तो इसके विभव के मान में कमी आती है और कमी आने से धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। और क्या कर सकते हैं अपन, इन पॉजिटिव को ग्राउंड कर दो, ग्राउंड कर दिया तो और इसका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो उसको अपन V3 बोले तो वेरी वेरी लेस देन V1 होगा, तो C3 उस केस में जो बनेगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन V1 बनेगा। और यही आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस कहलाता है या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। संधारित्र का सिद्धांत यही आपका कहलाता है कि इसका आकार नहीं बढ़ाया अपन ने लेकिन आवेश का मान फिक्स रखा। ऐसे तो क्या होगा कि मैं अब आपको कहूं कि आज Q चार्ज है, कल मैं 2Q चार्ज कर दूं तो आज C है, तो इस स्थिति में C का मान कितना होगा, इसकी धारिता कितनी होगी, तो इसकी धारिता आज भी C ही होगी, 2C नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने 2Q किया तो यहाँ पे 2V तो V तो होने वाला है, तो ये जब डिवाइड होगा तो काटापीटी मचेगी और ये तो C का C ही बचेगा। तो अपने को आवेश के साथ में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, साइज के साथ में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, अपने को परिवर्तन केवल उन दोनों को नियत रख करके परिवर्तन करना है इसमें V में, और V जब कम होगा तो आपका C जो है वो बढ़ेगा। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और अब अपन आ सकते हैं PPC, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है फटाफट देखेंगे। इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होती हैं। अच्छी बात है, दोनों के बीच की डिस्टेंस D होती है। अच्छी बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A होता है, चार्ज Q होता है, ठीक है। अच्छी बात है, इस तरीके का जो सिस्टम है वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। अब अपन आते हैं इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। ये सिंघम है, आज के लेक्चर का सिंघम है, ये आने वाला है। कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, फटाफट चलते हैं। Q/V होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पे ये जो V है वो अपन चैप्टर फर्स्ट में प्लेट के कारण जो है वो कितना होता है वो पढ़ करके आए हैं फील्ड, तो पोटेंशियल जो है वो भी उसी सिद्धांत से अपन कोई निकालते हैं, फॉर्मूला अलग अलग थोड़ा लगाते हैं। मुझे लग रहा है ये C/Q और V जो V होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं इस D की टर्म में। V = E.D होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है उसका अगर मैं प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरे पास V आता है, तो उसका मैं आज यूज़ करने वाला हूं E.D, ठीक है। अच्छी बात है। अब क्या होगा कि ये जो फील्ड है वो प्लेट्स के कारण कितना होगा, ठीक है। तो आप उसका रिव्यू कर लेना एक बार, प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये E की वैल्यू σ/ε0 जैसी कुछ होती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, ठीक है। अच्छी बात है। अब वापस और बात करते हैं अपन, ये जो सिग्मा है ना वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसका मान Q/A होता है, ठीक है। मतलब समेशन Q/A अपन जब करते हैं, मतलब क्षेत्रफल में कुल आवेशों में क्षेत्रफल का भाग देते हैं, तो ये आपका सिग्मा आता है। इसको 4 नंबर बोलते हैं, तो इसको एक दूसरे में रख लो और मुझे बताओ क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे रखते हैं और सीधा यहीं पे रख लेते हैं, तो मुझे बताएगा कोई क्या होने वाला आज। C की वैल्यू, Q तो Q होगा भाई, लेकिन E की वैल्यू क्या होगी, σ/ε0। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि Q/A होगा सिग्मा की वैल्यू, और ये साथ में ε0 होगा, और इसके साथ में D आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो क्या काटापीटी मचेगी, अपन लाल पेन से काटापीटी मचाते हैं और मुझे बताओ कि ये Q से Q जाने वाला है।
अच्छी बात है। तो क्या बचा मेरे पास, तो C इज इक्वल टू ये D 1 में है तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऐसा कुछ आएगा। और ये ही आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। बड़े काम का फॉर्मूला है, ये पूरा डेरिवेशन काम का है। MTR इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, अच्छी बात है। और बढ़ते हैं आगे। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, C प्रोपोर्शनल टू A और C प्रोपोर्शनल टू D। नहीं D नहीं, 1/D। ठीक है, तो D बढ़ेगा, मतलब D बढ़ेगा तो C कम होगा, मतलब आपको तो प्लेट्स को तो पास पास में लाना है। C को बढ़ाने के लिए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और एरिया बढ़ेगा तो नेचुरली आपका कैपेसिटेंस बढ़ने ही वाला है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटेंस की बात आती है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब इसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है, सिंगल शॉट में अपन कवर नहीं कर सकते हैं कि भाई कोई एप्सिलॉन आर का कोई पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका डिवाइड हो जाएगा और वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इसको मैं दो भाग बना लेता हूं और फिर बात करता हूं। ठीक है, एक तो है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। ठीक है, सीरीज में क्या होता है कि जितने भी संधारित्र होते हैं उनको अपन एक क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए अपन पावर सप्लाई लगा देते हैं और इसमें करंट फ्लो करवा देते हैं। इसकी C1 है, C2 है, C3 है। तो इस तरीके का जो सेटअप होता है वो मेरे पास हो गया। देखो इसमें और इसमें फ़र्क है, ये पावर सप्लाई है, ठीक है, V वोल्टेज की, और ये सब कैपेसिटर है। और पैरेलल में क्या होगा भाई कि पैरेलल में इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा और मैंने पावर सप्लाई लगा दी तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये V वोल्टेज की पावर सप्लाई है, मतलब इसको C1, C2 और C3 बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके का सेटअप आपका पैरेलल कहलाता है। ठीक है, अब दोनों में क्या फ़र्क है वो बात करते हैं अपन। मेन इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स इज द कॉम्बिनेशन इन विच द अमाउंट ऑफ चार्ज between the plates remains same but the value of potential drop on the capacitors will be changes on the basis of capacitance of respective capacitor। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आवेश का मान समान होता है, मतलब Q1, Q2, Q3 ये सब Q के बराबर होते हैं, मतलब इन सब के ऊपर Q1, Q2, Q3 अलग अलग हैं तो वो सब बराबर होंगे। V1, V2, V3 सब जो हैं वो पोटेंशियल जो हैं वो आपके बदलेंगे। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। अच्छी बात है। तो आप अगर C1 निकालोगे ना यहाँ से तो कितना होगा, Q1 अपॉन V1। C2 कितना होगा, Q2 अपॉन V2 और C3 कितना होगा, Q3 अपॉन V3। तो अब ये सब करा के आप मुझे तो बता दो कि V1 की वैल्यू क्या होने वाली है। यहाँ से V1 की वैल्यू आपको लग रहा है Q1 अपॉन C1 होगी, वैसे वैसे इन सब की भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से V की क्या होगी, Q अपॉन C होगी। तो ये सब वैल्यू निकाल करके आप इस फॉर्मूले में, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, यहाँ पे रखोगे तो Q अपॉन C इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3 इस तरीके से आने वाला है। और ये सब Q तो सेम है और वो Q के बराबर है, तो ये ऊपर वाला तो सब कट जाने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और जितने भी हैं Cn लगा देंगे। तो ये आ गया कैपेसिटेंस किसका, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, और वैसे कि वैसे अब पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा क्या पूरा उल्टा होता है कि आवेश का मान जो समान था
वो यहाँ पे विभव का मान समान रहेगा और आवेश का मान बदलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये सब सेम है। और Q जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। यहाँ पे चलें वैसे ही चलेंगे। C की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन V होती है, अच्छी बात है। तो यहाँ से Q बराबर क्या होगा, Q बराबर CV होगा, इसका मान उठा के यहाँ पे रख दो, अच्छी बात है। तो CV रख दिया और Q1 क्या होगा, तो C1 बराबर क्या होगा, Q1 बटे V1 होगा, तो Q1 बराबर C1 V1 होगा, प्लस यहाँ से C2 V2 होगा प्लस C3 V3 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि V1 V2 V3 तीनों बराबर हैं, तो यहाँ से V1 V2 V3 के लिए V कॉमन आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि CV V कॉमन आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो यहाँ पे काटा पीटी मचेगी और C आपका पैरेलल में जो है वो C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस जो है वो आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आइए अपन बात करते हैं। मेरे पास C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरड, C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरड और C3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरड, इस तरीके के 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, तो C सीरीज कितना होगा और C पैरेलल कितना होगा, ये मेरा सवाल है। इन तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना होगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कर लो भाई। 1/CS बराबर क्या होगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होगा। तो मुझे बताओ भाई क्या आने वाला है यहाँ पे, 1/CS, तो इसका LCM कितना आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई 60 जैसा आने वाला है, तो ये मुझे लग रहा है 20 होगा, प्लस ये आपका 15 होगा, प्लस ये आपका कुछ 12 जैसा होने वाला है। ठीक है, तो 1/CS हैज़ टू बी इक्वल टू 2 और 5 7 और 4 और 60। तो ये उल्टा है, मतलब इन्वर्स करना पड़ेगा। CS की वैल्यू जो है वो 60/47 आने वाली है, कितनी, माइक्रो फेरड। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 2 से भी कम है। ठीक है, 60 में 47 का भाग दोगे तो मुझे लग रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास जो भी अवेलेबल है उन सब से जो कम है उससे भी कम आता है। मतलब ये 2 से भी कम आ रहा है तो सबसे कम से भी कम आता है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मुझे लग रहा है कि CP बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 होगा, और मुझे लग रहा है कि ये 7 और 5 12 माइक्रोफेरड होगा, C पैरेलल। ठीक है, तो इसमें सीधा जोड़ना है आपको। तो अब बताओ इसमें क्या हो रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो अवेलेबल है आपके पास 3 4 और 5, तो सबसे ज़्यादा 5 वाला है, तो ये 12 आया, तो ये अधिक से भी अधिक, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस जो है वो अवेलेबल कैपेसिटेंस मैक्सिमम कैपेसिटेंस से भी मैक्सिमम होगा, मतलब अधिक से भी अधिक और यहाँ पे कम से भी कम। इस तरीके से अपन इसका कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सीरीज कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को अपन ने पूरा किया। और एक आध टॉपिक इसमें बचता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होती है, इसके अंदर कितनी बचती है, मतलब कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो वो आप कर सकते हैं हाफ ऑफ CV²। इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी का कोई एक्सप्रेशन आता है आपके कैपेसिटर के अंदर। जो चार्ज होता है उसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से आती है। तो ये एक आपका लास्ट चीज़ जो है वो बचती थी, वो मैंने कंप्लीट करवाई। उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का चैप्टर पूरा 1 शॉट में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके कोई दिक्कत है तो बिल्कुल मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपन मिलके सॉल्व करेंगे। बढ़िया, इसको पढ़ना, नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।